क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री नगर तरह की जो वास्तुकला है वो उसमें चेंज आया। और अभी ये चैप्टर है कि नगर व्यापारी और शिल्पीजन जो नगर थे उनके क्या प्रकार थे। वो मंदिर नगर थे, प्रशासनिक केंद्र थे, या वाणिज्यिक शहर थे, या पत्तन नगर थे। इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई भी जो नगर है वो क्या विशेषताएं होती हैं कि वो मंदिर नगर होता है या प्रशासनिक केंद्र होता है, तो ये सब बताया गया है। यहाँ एक मैप दिया गया है। इसमें ये जो उस वक्त के जो प्रमुख व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के केंद्र बता रखे हैं। इधर नॉर्थ में अगर देखें तो ये मुर्शिदाबाद और कलकत्ता बता रखा है। बीच में वृंदावन बता रखा है, अजमेर, पुष्कर जो वर्तमान का जो राजस्थान का क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम में काबुल बता रखा है। गुजरात साइड में अहमदाबाद, सूरत और सोमनाथ बता रखा है। महाराष्ट्र में बम्बई बता रखा है। बीच में बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा बता रखे हैं। मसूलीपट्टनम बता रखा है। हम्पी, कमालपुरम, स्वामी मलाई, कांचीपुरम, मदुरई, उरैयर, तंजावुर, महाबलीपुरम, मद्रास आदि बता रखे हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कि प्रशासनिक केंद्र, कि कोई भी जो नगर है उस समय का, अगर हम मध्यकालीन जो राजनीति की बात करें उसमें अगर कोई भी नगर है वो प्रशासनिक केंद्र होता है तो क्या विशेषताएं होती हैं कि उसको प्रशासनिक केंद्र कहा जाता है। तो इसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि जो तंजावुर था, वर्तमान तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, वो उस समय तत्कालीन चोल राजाओं की राजधानी हुआ करता था और कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये आप मैप देखें तो इसमें कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है तंजावुर। और ये इसी नगर में, तंजावुर में, राजराजेश्वर मंदिर है, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि काफ़ी बड़ा मंदिर है। 90 टन का जो उसका जो शीर्ष है वो है। तो राजराजेश्वर मंदिर है जिसे राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित किया गया है। और इस नगर के जो वास्तुकार हैं वो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन हैं। और इनका पता हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि इन्होंने अपना नाम मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवाया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थित है। जो राजराजेश्वर मंदिर है उसके भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थित है। मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं जहां राजा अपना दरबार लगाते हैं, अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविरों की उपस्थिति भी है। नगर में बाजार हैं जहां से अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री होती है। नगर में लगातार जल की आपूर्ति होती है जो कुओं और तालाबों से की जाती है। फिर तंजावुर व उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिय बुनकर द्वारा राजा, अभिजात्य वर्ग और जनसाधारण हेतु सूती वस्त्रों को तैयार किया जाता है। मंदिर के उत्सव हेतु झंडियाँ बनाने का कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर तंजावुर नगर के नज़दीक ही स्थित एक अन्य नगर है स्वामी मलाई। वहाँ पर स्थपति या मूर्तिकारों द्वारा उत्तम कांस्य मूर्तियाँ या लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाए जाते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं कि वो जो एक इतनी सारी गतिविधियों का केंद्र था तंजावुर, और वो एक प्रशासनिक केंद्र बन गया। वहाँ राजा की उपस्थिति भी थी, राजा अपना दरबार भी लगाता, वहाँ बाजार भी था, वहाँ एक मंदिर भी था। ये सब जो विशेषताएं हैं वो मिलकर उस नगर को एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। ये इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फिर यहाँ मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र के बारे में बताया गया है कि कोई भी नगर एक मंदिर नगर कैसे बनता है। तो देखिए, जो मंदिर नगर है वो नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण क्या है? नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे? देखिए, जो कोई भी शासक है वो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने हेतु मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। उनके द्वारा मंदिरों को भूमि व धन अनुदान में दिया जाता है, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते हैं। अब वो जो भूमि व धन अनुदान है उससे एक तो धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न कराए जाएंगे, दूसरे तीर्थयात्रियों, पुरोहितों, पंडितों को भोजन कराया जाता है, और तीसरा अनेक पर्वोत्सव मनाए जाते हैं। तो एक गतिविधि के वो केंद्र हो जाते हैं मंदिर। इसके अलावा मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा देते हैं। इन सब के फलस्वरूप जो धन आता है उसे मंदिर के जो कर्ता धर्ता हैं, जिस भी ट्रस्ट को वो दिया गया है, वो मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते हैं। इस तरह धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते जाते हैं। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास होता है। भाई वहाँ जो कोई दूर से तीर्थयात्री आएंगे वो रुकने के लिए वहाँ विश्राम स्थलों का भी निर्माण भी होता होगा, फिर उनके भोजन की व्यवस्था के लिए भी रहते होंगे। वहाँ पे जो दर्शनार्थी, वहाँ जो मंदिर है उसके जिसे बताया गया कि वो देवी देवताओं या फिर जो विशिष्ट जन आते थे उनके लिए जो सूती वस्त्र तैयार करने वाले जो वर्ग है वो भी बुनकर वो भी वहाँ बसते जाते हैं। फिर वहाँ पे जो है ना मंदिर के लिए कांस्य मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर भी वहीं बस जाते हैं। तो इस तरीके से एक मंदिर धीरे धीरे मंदिर नगर बन जाता है। मतलब उसके आसपास भिन्न भिन्न पेशे वाले कारीगर, शिल्पीजन आदि बस जाते हैं, व्यापारी बस जाते हैं। मंदिर में चढ़ावे के लिए जो प्रसाद है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से एक पूरा जो एक मंदिर बनाया गया है वो एक इन विशेषताओं से मंदिर नगर बन जाता है। तो इसमें बताया गया है कि इसी रीति से जो है अनेक मंदिर नगरों का आविर्भाव हुआ है, अनेक मंदिर नगर बने हैं। कौन कौन से बने हैं एग्जाम्पल बताया गया है। भील स्वामिन का मंदिर है जिसे भीलसा या विदिशा भी कहते हैं, वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ का मंदिर है, गुजरात में है। कांचीपुरम मदुरई तमिलनाडु में है। तिरुपति जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ये मंदिर नगर होते हैं। फिर यहाँ बताया गया जो तीर्थ स्थल भी होते हैं वो धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते चले जाते हैं। तो देखिए पहले तीर्थ स्थल क्या होता है, तो देखिए कोई भी देवी देवता, कोई भी आराध्य है या कोई भी महान विभूति, कोई संत रहे हुए हों, उनके द्वारा अपने जीवन काल का कुछ बिताया हुआ समय या उनके जीवन काल से जुड़ी कोई घटना किसी क्षेत्र विशेष में अगर घटित होती है तो कालांतर में वो जो क्षेत्र विशेष है वो पूजनीय हो जाता है और वो तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। मंदिर में जरूरी नहीं है, हो सकता है मंदिर के समय में मंदिर राजा, कोई भी राजा है, शासक है या धनाढ्य वर्ग है, वो कहीं भी निर्मित करवा सकता है। लेकिन तीर्थ स्थल में पर्टिकुलर कोई घटना जिस कारण भी वो तीर्थ स्थल प्रसिद्ध रहा है वो घटित हुई हुई होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो तीर्थ स्थल भी मंदिर नगरों की भांति धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते हुए चले जाते हैं। जैसे वृंदावन है वो यूपी में है, और तिरुवन्नमलाई है तमिलनाडु में है। अजमेर में जो राजस्थान में पड़ता है उसमें सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे जो 12वीं शताब्दी में यहाँ आकर बस गए थे। तो वो एक सामाजिक सौहार्द का एक काफ़ी बड़ा अच्छा प्रतीक है। और फिर पुष्कर सरोवर है पास ही में जो ब्रह्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिसे वो भी एक तीर्थ स्थल के रूप में काफ़ी फेमस है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो हमने पढ़ा जो तंजावुर नगर था वहाँ पे घंटा धातु, सुंदर घंटा धातु के दीप बनाए जाते थे। तो वो एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए जो सबसे पहले जो कांसा होती है वो एक मिश्र धातु होती है। तांबे में टिन मिला के बनाया जाता है जिसे रांगा भी कहा जाता है, टिन को रांगा भी कहा जाता है। तो तांबे और रांगे यानी टिन का एक पर्टिकुलर रेशो होता है, उससे जो मिश्र धातु बनाई जाती है उसे कांसा कहते हैं। फिर घंटा धातु क्या होती है, तो घंटा धातु क्या होती है, जो कांसा होता है उसमें एक पर्टिकुलर रेशो होता है, लेकिन घंटा धातु में जो रांगे का अनुपात है यानी टिन का अनुपात है वो कांसे की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो वो एक घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है, तो उसे घंटा धातु कहते हैं। जो आउटपुट आता है, जो धातु बन के आती है उसे घंटा धातु कहा जाता है। फिर जो लुप्त मोम तकनीक बताई गई है कि जो तंजावुर था वो चोल जो प्रशासन था उस समय उत्तम कांस्य मूर्तियाँ काफ़ी बनाई जाती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। तो वो उसमें एक जो वो मूर्तियाँ बनाई जाती थी कांस्य की प्रतिमाएँ वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। तो इसका क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें कोई भी जो अगर हमें मूर्ति बनानी है वो एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती है। सेकेंड स्टेप में इस मोम की मूर्ति को चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरे स्टेप में जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाती तो उसे गर्म किया जाता और मिट्टी के आवरण से छेद करके सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता। फोर्थ स्टेप में तत्पश्चात चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भरी जाती। जब वह धातु ठंडी हो जाती तो सावधानी पूर्वक मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता और उसमें से निकली हुई प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता। ये लुप्त मोम तकनीक है कांस्य प्रतिमाओं को बनाने की, ये जो उस वक्त काफ़ी फेमस थी। फिर यहाँ पे है छोटे नगरों का संजाल, कि किस तरीके से मध्यकाल में छोटे छोटे नगर अस्तित्व में आने लगे, उसके बारे में बताया। उनकी क्या भूमिका रही, क्या बैकग्राउंड था उनका कि वो अस्तित्व में आ रहे थे। तो यहाँ बता रखा है कि 8वीं शताब्दी से उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगर अस्तित्व में आने लगे जिनका संभवतः प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। तो इसमें क्या होता था कि इनमें प्राय एक मंडपिका, जिसे मंडी कहते हैं, वहाँ होती थी जो आसपास के गांव वाले जहाँ अपनी उपज बेचने आते थे। और
उस मंडी में ही ऐसी गलियां होती थी जहां दुकानें एवं बाजार होते जिन्हें हाट कहते थे। पहली विशेषता तो ये। दूसरी क्या होती है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पियों जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वालों के अलग अलग बाजार होते थे कि ये जो पर्टिकुलर भाई यहाँ पे कुम्हारों के जो वो है वस्तुएं वो मिलेंगी, यहाँ शक्कर बनाने वाले हैं, सुनार है, यहाँ लोहार है, पर्टिकुलर अलग अलग इनके स्थान निश्चित होते थे। तीसरा है कुछ व्यापारी स्थायी रूप से इन नगरों में बसकर व्यापार करते, जबकि अन्य व्यापारी आसपास के या दूर दराज से व्यापार करने आते और घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी व काली मिर्च जैसे मसालों का विक्रय करते। फिर इन नगरों में क्या हुआ करता था कि प्राय कोई उस सामंत या परवर्ती काल पुराना जो जमींदार होता था वो किलेबंदी कर महल बना लेता था। ये सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों की वस्तुओं पर कर लगाते। कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार ये उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते जिनका निर्माण या तो उन्होंने स्वयं किया हो या धनी व्यापारियों द्वारा कराया गया होता है। और ऐसे अभिलेख जो हमें मिले हैं ऐसे कि जिन अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिससे ध्यान हो तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि कोई भी भूमि दान करते या कुछ भी करते तो वो उनके पर्टिकुलर एक अभिलेख होते थे, अधिकार पत्र होते थे। जैसे हमने ताम्र अभिलेख पढ़े थे जो ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी उसके, तो उसी तरीके से जैसे बाजार में भी कर लगाने का जो अधिकार अगर ये किसी मंदिर को देते तो उसका भी एक पर्टिकुलर एक लिखित में ये रखते थे दस्तावेज जो अभिलेखों के रूप में होते थे और वो मिलते हैं। तो ऐसा ही एक राजस्थान में 10वीं शताब्दी का अभिलेख मिला है जिसमें मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों का विवरण मिलता है, जिसमें जो कुछ शुल्क हैं वो वस्तुओं के रूप में वसूले जाते थे तो कुछ नगद कर के रूप में वसूले जाते थे। तो जो कर थे वो शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर, कपड़े पर लगते। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीज़ें बेचने वालों पर, आसवकों, तेल, पशु चारे व अनाज के बोरों पर भी कर लगाया जाता था, ऐसा उस अभिलेख में बताया गया है। फिर यहाँ बताया गया बड़े और छोटे व्यापारी। देखिए व्यापारी कई प्रकार के होते थे। जैसे एक बंजारा लोग होते थे जो अपनी घर गृहस्थी, अपना पूरा साजो सामान लेकर काफिले में साथ चलते थे अपने पशुओं के साथ, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरे कुछ व्यापारी होते थे जो अपना एक संघ बनाते थे, अपना एक ग्रुप बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वो मुखिया ही वो जो व्यापारी जिस चीज़ के व्यापारी होते थे उसके खरीदार जो इच्छुक जो कोई भी कस्टमर होता उससे वो मुखिया ही बात करता था। जैसे कोई घोड़ों का व्यापारी हो गया तो वो घोड़े के जो व्यापारी वो एक अपना संघ बना लेते, उनका मुखिया होता, फिर जो भी घोड़े खरीदता उनसे वो मुखिया ही बातचीत करता, वही सौदे अपने डिसाइड करता था। फिर अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरने के कारण अपनी सुरक्षा हेतु ये व्यापारी काफिले बना के यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा हेतु व्यापार संघ यानी गिल्ड बनाते थे। तो दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे जिसमें फेमस जो हैं वो मणिग्रामम व नानादेशी हैं। इन व्यापार संघों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में, दक्षिण पूर्व एशिया में और चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार किया जाता था। फिर इसमें चेटियार व मारवाड़ी ओसवाल समुदाय के बारे में भी बताया गया है जो मध्यकाल में ही एक व्यापारी समूह के रूप में उभर गए थे और बाद में देश के प्रधान व्यापारी समूह भी बने। तीसरे में बताया गया है, जो तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया व मुस्लिम बोहरा समुदाय थे जिनका व्यापार लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और चीन से था। यानी अगर आप वेस्ट में जाएं तो लाल सागर के बंदरगाह, फारस की खाड़ी से लेकर नॉर्थ ईस्ट में चाइना तक और जो नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ तक इन गुजराती व्यापारियों का व्यापार हुआ करता था समुद्र से। इनके द्वारा कपड़े और मसाले बेचे जाते। कपड़ों में भारतीय सूती कपड़ा और मसाले जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाते और बदले में जो आयात किया जाता वो अफ्रीका से सोना व हाथी दांत करते। दक्षिणी पूर्वी एशिया व चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी का ये लोग आयात करते। तो लाल सागर के बंदरगाहों पर ये जो कपड़े मतलब ये जो सामान बेचते, भारतीय सूती कपड़ा और भारतीय मसाले, वो वहाँ से इतालवी व्यापारियों यानी इटालियन जो व्यापारी थे उनसे वो खरीद लेते और बाद में वो उनको आगे यूरोपीय बाज़ारों में पहुँचा देते थे। फिर ये चीज़ें ही बाद में यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। तो जो ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे।
तो भारतीय जो मसाले थे और जो भारतीय सूती कपड़ा था उसका फेमस होने का रीज़न ये था कि जो भारतीय कपड़ा था वो अत्यंत मुलायम और लुभावना होता। दूसरा जो भारतीय मसाले थे वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले थे, जैसे काली मिर्च हो गया, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि। तो ये यूरोपीय व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गए थे, इसलिए इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग थी। फिर यहाँ एक काबुल के बारे में बता रखा है कि 16वीं शताब्दी में अपने पहाड़ी व विषम भूदृश्य के कारण जो काबुल है वो एक राजनीतिक व वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो काबुल व कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे और घोड़ों का व्यापार भी मुख्यतः इसी मार्ग से होता। तो रेशम मार्ग से जुड़े होने के कारण ये जो अपना जो इलाका है काबुल वाला, जो वर्तमान अफ़गानिस्तान में पड़ता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था राजनीतिक दृष्टि से और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक दृष्टि से। तो 17वीं शताब्दी में हीरो के व्यापारी थे जो बैप्टिस्ट टर्वेनियर, 17वीं शताब्दी में हीरो के व्यापारी थे। इनके द्वारा इन्होंने अनुमान लगाया है कि जो काबुल में प्रतिवर्ष 30,000 रुपये घोड़ों के व्यापार होने का अनुमान था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिर काबुल से जो हम आयात क्या क्या चीज़ें होती थी, देखिए मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े व ताज़े फल जो वहाँ से ऊँटों पे लादे जाते और भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े बाज़ारों में लाए जाते और वहाँ से वो सुदूर इलाकों में आगे बेचने के लिए भेज दिए जाते थे। गुलाम भी बिक्री के लिए वहाँ से लाए जाते थे। फिर इसमें बताया गया नगरों में शिल्प के बारे में बताया गया, तो एक बीदरी शिल्प के बारे में बताया गया है। बीदरी शिल्प अभी जो बीदर का जो एरिया है वो वर्तमान कर्नाटक में है। बेसिकली ये क्या है कि तांबे और चांदी में जड़ाई का काम जो है वो बीदरी शिल्प कहलाता है। ये इतना फेमस हुआ कि ये वहाँ के एरिया के नाम पर ही इसका नाम बीदरी पड़ गया। शिल्प का नाम बीदर के शिल्पकारों द्वारा किया जाता था। फिर दूसरा इसमें बताया गया कि मंदिर की जो निर्माण है उसमें मंदिरों के निर्माण के अलावा राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण हेतु जो आवश्यक जो एक समुदाय होता था, जिसे पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय कहलाता था। ये कोई एक पर्टिकुलर विशेषज्ञता वाला नहीं था। इसमें 3-4 वो थे, जिसमें सुनार थे, कसेरे थे, लोहार थे, राजमिस्त्री थे और बढ़ई शामिल थे। कि मंदिर है, मंदिर में जो आपको एक फर्नीचर की भी ज़रूरत पड़ती होगी, आपको एक जो अलंकृत करने के लिए जो सुनार है उनकी भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई इसमें शामिल थे। बुनकरों में सालियार या कैकोलार जैसे समृद्धशाली समुदाय भी थे जो मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। यानी जो बुनकर समुदाय है जो बाद में जब अंग्रेज आए उसके बाद में जब ये आगे कि हम क्लासेस में इसको ढंग से पढ़ेंगे कि बाद में ये जो समुदाय हाशिए पे चला गया। यहाँ देखिए कि वो जो समुदाय था बुनकर समुदाय वो काफ़ी समृद्धशाली समुदाय था और काफ़ी उसकी इज्जत हुआ करती थी और वो मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। फिर इस काल में वस्त्र निर्माण से संबंधित अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना, रंगना स्वतंत्र व्यवसाय बन चुके थे। फिर यहाँ पे बताया गया है जो ये एक शॉल का बॉर्डर भी दिया गया कि एक अलग अलग पर्टिकुलर ये एक व्यवसाय बनते हुए चले गए थे। शहरों के बदलते हुए भाग्य कि किस तरीके से कोई शहर है, वो नगर है, वो फेमस हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि बदलते समय के साथ जो कुछ नगर हैं वो बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित होते चले गए, तो कईयों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो जैसे इसमें अहमदाबाद जो है वर्तमान गुजरात में वो विकसित हुआ, लेकिन जो तंजावुर है वो समय के साथ साथ विस्तार व महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गया। जितना हम मध्यकाल में ये इतना फेमस था वो उतना नहीं रहा। पश्चिमी बंगाल में स्थित भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद है जो रेशमी कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और ये इतना फेमस हो गया था कि 1704 ईस्वी में इसे बंगाल की राजधानी भी बनाया गया। परंतु इसी शताब्दी में इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ पर यहाँ की बुनकर प्रतियोगिता में टिक नहीं सके और इस तरीके से मशीन से जब कपड़े बन के आने लगे तो जो बुनकर जो समुदाय था जो मध्यकाल में बहुत ही समृद्धशाली समुदाय हुआ करता था वो एक अत्यंत गरीब हो गया और हाशिए पे चला गया, क्योंकि वो जो मिलों से जो बनकर कपड़ा आता, सस्ता कपड़ा आता, उसके सामने वो लोग अपना टिक नहीं पाए। फिर इसमें बता रखा है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत जो हमने स्टार्टिंग में जो इंडिया के मैप में देखे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनका मध्यकाल में क्या ये नगर किस चीज़ के लिए फेमस थे। तो जो फर्स्ट बता रखा है इसमें हम्पी बता रखा है जो वर्तमान के कर्नाटक में है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में स्थित है। इसे 1336 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था उसका केंद्र स्थल हुआ करता था हम्पी नगर। और हम्पी शहर की किलेबंदी में
किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है तथा शिला खंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यानी जो किलेबंदी है वो बहुत ही उच्च कोटि की गई है कि कहीं भी जोड़ने का सीमेंट जैसी कोई चीज़ काम में नहीं ली है, इन्हें आपस में ही गूंथा के प्रयोग में लाया गया है, जो अपने आप में वास्तुकला का एक नमूना है। और विशिष्ट प्रकार की वास्तुकला है। शाही भवनों में भव्य मेहराब व गुंबद का होना, स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष यानी पिलर्स वाले कई कक्ष होते थे जिनमें मूर्तियों को रखने हेतु आलों का निर्माण अलग से किया जाता था। सुनियोजित बाग बगीचे होते थे जिनमें कमल व टोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने पाए जाते थे। ये सब उसने हम्पी में बता रखा है। वहाँ पे 15वीं या 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। हम्पी के बाज़ारों में मूरों, चेटियों व पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था, यानी व्यापारिक केंद्र था। जो मूर है वो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से एक नाम प्रयुक्त किया जाता है, उसे मूर कहते हैं। फिर हम्पी के जो मंदिर हैं वो भी बड़े फेमस थे, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ पर जो देवदासियाँ हैं वो विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा और जो प्रजाजन है उनके समक्ष नृत्य किया करती थीं। और जो आज का जो दक्षिण में नवरात्रि पर्व है वो हम्पी में उस समय महानवमी पर्व माना जाता था, जो एक हम्पी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व हुआ करता था। वहाँ पे महानवमी मंच भी एक होता था जिसे पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। तो उस महानवमी जो मंच है वहाँ पे राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता, अधीनस्थों से उपहार स्वीकार किया करता और वहाँ विराजमान होकर अन्य मनोरंजक कार्यक्रम यथा नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध के कार्यक्रम आदि वो देखा करता था। फिर क्या हुआ कि जो 1565 में जो दक्कनी सुल्तान थे, कौन कौन से, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये सभी शासकों ने सम्मिलित होकर विजयनगर को हरा दिया, पराजित कर दिया और इसके साथ ही हम्पी नगर की जो ये समृद्धशाली जो सभ्यता थी, वैभव था, वो समाप्त हो गया। दूसरा है सूरत, जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। व्यापारी जो आते थे वो यहाँ से आते थे। तो जो सूरत काल है, मुगल काल में कैम्बे यानी जो आज की जो खंबात की खाड़ी है वह अहमदाबाद के साथ जो सूरत था वो गुजरात में पश्चिमी व्यापार का एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। सूरज ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। मक्का का प्रस्थान द्वार भी था, क्योंकि जो लोग हज के लिए जाते थे वो जहाज़ों से इसी केंद्र से होके जाते थे। और तो थोड़ा सा ओरमुझ की जो खाड़ी है वो ईरान के दक्षिण में स्थित एक चैनल है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है और इधर अरब सागर की ओर मिलता है। एक चैनल है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का, उस चैनल को ओरमुझ की खाड़ी कहते हैं। जो सूरत के बारे में बताया गया है कि सर्वदेशीय नगर थे, यानी सभी जातियों में धर्मों के निवासी यहाँ रहा करते थे। और 17वीं शताब्दी में ये इतना फेमस हो गया था कि यहाँ पुर्तगालियों, डचों व अंग्रेज़ों के कारखाने व माल गोदाम स्थित थे। अंग्रेजी इतिहासकार ओविंगटन द्वारा 1689 ईस्वी में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि किसी भी वक्त भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डालकर खड़े देखे जा सकते थे। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा व्यापार इस सूरत केंद्र से हुआ करता होगा। सूती कपड़ा व थोक व फुटकर कीमतों पर बेचा जाता सूरत में। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों यानी जरी के काम के लिए प्रसिद्ध थे, जहाँ से उनका निर्यात पश्चिमी एशिया, अफ्रीका व यूरोप में किया जाता था। अनेक विश्राम गृह होते थे, क्योंकि व्यापारी आते थे तो सबकी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग विश्राम गृह आवश्यकताओं को देखते हुए भव्य भवन, असंख्य मनोरंजन स्थल हुआ करते थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थीं। सूरत में जारी की गई हुंडियों को मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा व बेल्जियम में एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडी क्या है? हुंडी बेसिकली एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक व्यापारी द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और हुंडी को कहीं भी अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। मतलब आपको एक धन कहीं लेके नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास दस्तावेज होगा तो आपको जहाँ भी ज़रूरत है आप उसे जमा करवाइए और उस हुंडी में जितना भी रकम दर्ज है वो उतनी रकम आपको आपकी आवश्यकता अनुसार वहाँ मिल जाएगी। लेकिन 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत जो है उसका भी अधःपतन प्रारंभ हो गया, यानी उसका वो उतना फेमस नहीं रहा, जिसके कारण बताए गए हैं। तो जो फर्स्ट कारण है वो है कि देखिए 17वीं शताब्दी तक जो था वो मुग़ल साम्राज्य का पतन स्टार्ट होने लग गया था, तो उसी कारण बाज़ारों और
विविधता की हानि हो गई थी। और फिर पुर्तगाली भी आ गए थे तो उनके द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लिया गया। और तीसरा बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। यद्यपि आज सूरत तो एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। फिर तीसरा है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, जो कि वर्तमान के आंध्र प्रदेश नगर में स्थित हुआ करता था और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है ये। और 17वीं शताब्दी में ये भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनियों द्वारा मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था। और मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम का जो किला है वो हॉलैंड वासियों द्वारा बनाया गया है। तो ये इसमें बताया गया है कि गोलकुंडा के जो उस समय ये भी एक व्यापारिक केंद्र था सूरत की तरह। तो जो मछलीपट्टनम है उसमें गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों व अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू करा, ताकि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। घनी आबादी वाला समृद्धशाली नगर था। विभिन्न व्यापारी समूहों की उपस्थिति के कारण कौन कौन से व्यापारी समूह थे? गोलकुंडा के कुलीन वर्ग, फारसी सौदागर, तेलुगु कोमटी चेटियार जो हमने बड़े व्यापारिक समूह थे, यूरोपीय व्यापारी थे। फिर है मुगलों के प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, जो स्वयं एक सौदागर था, ने गोलकुंडा में हॉलैंड वासियों व यूरोपीय व्यापारी अंग्रेजों को परस्पर भिड़ाना प्रारंभ कर दिया तथा 1686 से 87 में अंततः मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इससे ये मछलीपट्टनम भी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। तो इससे जो यूरोपीय कंपनी है उनके सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई और उन्होंने महसूस किया कि न केवल पत्तन भीतरी प्रदेशों के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि जो कंपनी का नया केंद्र ऐसा हो जहां राजनीतिक, प्रशासनिक व वाणिज्यिक भूमिकाएं भी वो अदा कर सकें। यानी ये राजनीतिक, प्रशासनिक व वाणिज्यिक कंट्रोल भी इन अंग्रेजों के हाथ में, यूरोपियन कंपनियों के हाथों में रहे। इन सब के परिणाम स्वरूप कंपनी के व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, वर्तमान का जो चेन्नई है, वहाँ चले गए और इसके साथ ही जो मछलीपट्टनम है वो अपना व्यापार व समृद्धि दोनों खो बैठा। फिर यहाँ एक गुमुश्ता के बारे में बताया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त व्यापारी हैं उसे गुमाश्ता कहा जाता है। तो उसके द्वारा मछलीपट्टनम नगर का वर्णन किया गया है 1620 ईस्वी में कि ये एक सिंपल नगर था, लेकिन बाद में ये अपने व्यापारिक कारणों की वजह से फेमस बन गया था। फिर है नए नगर और व्यापारी। तो देखिए अंग्रेज, इसका ये आप पढ़ेंगे तो इस पूरे पैराग्राफ में ये दे रखा है कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में किस प्रकार उभरे। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए 16वीं से 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से मसालों व कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप व पश्चिमी एशिया में दोनों जगह लोकप्रिय हो गया था। तो इस कारण अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों व फ्रांसीसियों द्वारा पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। हालांकि प्रारंभ में मुल्ला अब्दुल गफूर व वीरजी वोहरा, जो बड़े व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी, उन्होंने इनसे मुकाबला करने का प्रयास करा, परंतु यूरोपीय कंपनियों की नौशक्ति के आगे ये टिक ना सके और अंततः इन यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु मजबूर कर दिया और अंततः अंग्रेज कालांतर में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक व राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। इस काल में वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने लगी, जिससे अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई ये धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का विस्तार हुआ और भारतीय कपड़ों के रूप, रंग व डिज़ाइन अत्यधिक परिष्कृत होते हुए चले गए। लेकिन इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। जब अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण हो गया भारतीय व्यापार पर, तो वो शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। कारण बता रखा है कि जो शिल्पी जन है वो पेशगी की प्रणाली पे काम करने लगे, यानी उन्होंने जिन यूरोपियन एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली, पहले ही एडवांस ले लिया, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। इन बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइन के कपड़े उनकी मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। तो वो इस कारण वो अपनी जो स्वतंत्रता है वो खो बैठे। फिर 18वीं शताब्दी में आज के प्रमुख महानगर हैं जो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इनका उदय 18वीं शताब्दी में ही हुआ। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए और यूरोपीय कंपनी द्वारा बुनकरों को इन नए नगरों के ब्लैक टाउन्स, यानी जो देसी कारीगरों के लिए जो जगह एक निश्चित होती थी, वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया और खुद शानदार कोठियों में रहते, जैसे मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज है, कलकत्ता का फोर्ट सेंट विलियम है उसमें।
फिर यहाँ अन्यत्र जो बता रखा है, वास्को डी गामा के बारे में बता रखा है कि ये पुर्तगाली नाविक था। अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह में, जो केरल में पड़ता है। अब जो केप ऑफ गुड होप है वो अफ्रीका के सुदूर दक्षिण कोने में स्थित, अगर आप जो वर्ल्ड का मैप देखें वहाँ है, जहाँ से जहाज पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर की ओर जाते हैं। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बता रखा है, ये इटली वासी था। इसका मानना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए पश्चिम की ओर से भी वह भारत पहुंच सकता है, क्योंकि भारतीय मसाले और भारतीय कपड़ा काफ़ी पहले से फेमस हो चुका था। तो सभी जो ये जो यूरोपीय जो थे, फिर वो चाहे अंग्रेज हों, चाहे इटली वासी हों, चाहे पुर्तगाली हों, ये सभी पूर्व की ओर व्यापार करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं सब भारत आना चाहते थे। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो ये माना कि भाई पृथ्वी गोल है तो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। तो उसने अटलांटिक महासागर की ओर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय करा और 1492 ईस्वी में वो वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। इंडिया ना पहुंच के अमेरिका के उसमें पहुंच गया। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा कि भाई मैं पश्चिम की ओर चला हूँ तो इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, इस नाम के कारण वो पड़ गया, लेकिन वो एक्चुअली में क्षेत्र अमेरिका का था। इसके बाद स्पेन, पुर्तगाल के नाविक भी आए और मध्य व दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों पर कब्जा करा और वहाँ की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया।